अपना गगन बेच देंगे, ये माली अपना चमन बेच देगा। ऐ कलम के सिपाही, अगर तुम सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज हम चर्चा करेंगे लीगल अवेयरनेस पर, उन बातों की जो हर शख्स के लिए ज़रूरी हो चुका है जानना। इल्म हासिल करना और इल्म रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। लेकिन जनरली क्या होता है कि लॉज़ इतने रैपिडली रोज़ चेंज हो रहे हैं कि शायद जानना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कोर्ट अपना व्यू पक्ष रखती है, अपना जजमेंट्स रखती है, वो भी एक अपनी किस्म का एक लॉ लेड डाउन होता है फॉर द एंटायर कंट्री। पार्लियामेंट बनाती है वो अलग से है। तो आज हम चर्चा उन बात की करेंगे जो परसों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की एक आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वो 2 जजेस बेंच सुन रहे थे केस को। तो केस की प्रॉब्लम ये थी कि भाई साहब, क्या ये जो मुलाज़मीन करप्शन करते हैं पूरे मुल्क के अंदर, ये एक शख्स की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो वहाँ गई, लेकिन ये पर्टेन करती थी सब लोगों को, उनको जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है किसी भी पुलिस स्टेशन के ऊपर। और वो सेक्शन 17A करप्शन की, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ करप्शन की। 17A जो है प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो ये डिबार करता है कि भाई कोई भी सैंक्शन के बिना एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती है। यह प्रावधान है, पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया डिस्कशन के लिए। तो वहाँ जजमेंट जो आई वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट ये हो गई कि एक जज ने ये व्यू ले लिया कि साहब ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रावधान लिखा हुआ है, हमने तो इम्प्लीमेंट करना है, हमने तो इसको क्लैरिफिकेशन देनी है कि साहब ये जो कोई भी एफआईआर रजिस्टर हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सैंक्शन चाहिए या सैंक्शन नहीं चाहिए। दूसरे जज ने कहा नहीं नहीं, ये इलीगल है, ये उनको एक जो ऑनेस्ट लोग हैं या बेईमान लोग हैं, 2 कैटेगरी होते हैं, जिसमें करप्शन की है और जिसने करप्शन नहीं की है, तो उनको बचाने के लिए ये एक प्रावधान गिना जाएगा कि साहब आप एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करो, ताकि वो गवर्नमेंट जिसको चाहेगी सैंक्शन देगी, जिसको नहीं चाहेगी सैंक्शन नहीं देगी। तो अब ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर हो गया है कि ये मुल्क के अंदर एक केस तो है नहीं, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ हाई कोर्ट में क्वैशिंग की पिटीशन पेंडिंग हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे ये मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही है, अभी पुलिस के पास ही। तो ये पॉइंट उनके सामने है सब जगह, हर पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे भी करप्शन का केस रजिस्टर हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे एंटी करप्शन के केसेस रजिस्टर हो सकते हैं। तो सपोजिंग एक जिसको जुरिडिक्शन ही नहीं है जिस थाने को, वो रजिस्टर भी कर लेता है और वो बगैर सैंक्शन के भी रजिस्टर कर लेता है, और वो एडी डिफेंस की तरह उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। मैं किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक प्रपोजिशन दे रहा हूँ कि ऐसी प्रपोजिशनें भी हमारे सामने आई। अब जो ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, दो फाड़ की जिसको बोलते हैं कि दो फाड़ वर्डिक्ट हो गई, अब ये लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुनेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे मामले में बहुत जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। जो लोग कोर्टों के अंदर फंसे हैं, जिनकी क्वैशिंग पिटीशन है, होना है कि नहीं होना है, क्योंकि अब वो बड़ा मुनस्सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोबारा आंख लग गई कि साहब आप क्या फैसला करते हो। अब ये 3 जजों के पास जाएगा या 5 जजेस के पास जाएगा, ये डिस्क्रिशन होती है चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की आज की डेट में। अब वो क्या फैसला लेते हैं कि साहब ये इसकी सुनवाई कब हो जाएगी, क्योंकि ये हज़ारों केसों में ये जो है ये जो अप्लाई करने वाला है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और ये हर पुलिस स्टेशन वाले को, हर एसएचओ को हर जानने की ज़रूरत है कि जहाँ जुरिडिक्शन नहीं है वहाँ ना इंटरफियर करें, जिस पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है वहाँ नहीं इंटरफियर करना चाहिए, वो एक्सेसिव जुरिडिक्शन हो जाती है। एक्सेसिव जुरिडिक्शन एक अपने आप में ऑफेंस है कि आप किसी को एक्सटेनियस कंसिडरेशन के ऊपर, जब आपको लॉ ही परमिट नहीं करता है, तो आप उसमें उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। अब ये प्रपोजिशन जब तक सेटल होती सुप्रीम कोर्ट से, एक तो ये लीगल अवेयरनेस की बात है, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी, बाकियों के लिए भी, या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो फंसे हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, क्योंकि स्पीडी जस्टिस जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स को भी हमने मॉकरी ऑफ जस्टिस सिस्टम बना दिया। जो ही आप बात करता है कोई भी वकील कोर्ट के अंदर कि साहब ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको किस तरह की मुस्कुराहट का झेलना पड़ता है कि जैसे वो उसने पता नहीं कोई पाप कर दिया हो, जैसे उसने पता नहीं ऐसी कोई बात कर दी है जो अनहोनी है। तो ये लगता ये है कि हम स्पीडी जस्टिस को डेड लेटर बना चुके हैं, जो फंडामेंटल राइट है। इस पे
कोर्टों को ही ध्यान देना है, क्योंकि कोर्ट ही इसका संज्ञान ले सकती है। मेरा फंडामेंटल राइट किसी और का फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? अदालत ने। तो ये एक बड़ी ड्यूटी आयद होती है अदलिया के ऊपर कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो विक्टिम्स का ध्यान रखें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। दूसरी एक प्रपोजिशन जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, बहुत लोग इसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुलव्वस हैं, विक्टिम हैं 498A की। 498A पहले जो था अपना इंडियन पिनल कोड, रणवीर पिनल कोड, या आज BNS के अंदर तहत के ये ऑफेंसेस बन गए। तो जब वाइफ ये जो है, डॉटर जो है, वो रजिस्टर करवा देती है केस मदर इन लॉ के ख़िलाफ़, फादर इन लॉ के ख़िलाफ़, रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, तो पर पता नहीं वो कहाँ कहाँ से रोप इन हो जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से। तो जो ये रोप इन का था, ये जब कोर्टों को पता लगा कि साहब ये मिस यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है इसके अंदर, और ये बदले की भावना से हो रहा है, या एक्सटॉर्शन, मतलब करोड़ों रुपए की जो है मांग शुरुआत हो कि साहब कोर्ट हमको करोड़ रुपया दिलवाए, 2 करोड़ रुपया दिलवाए, 80 लाख रुपया दिलवाए, तब जाके हम समझौता करेंगे, नहीं तो इनको फंसे रहने दो सारी उम्र जितनी देर चल रहा है। क्योंकि उनको मालूम है एक चीज़ अब सबको मालूम हो गई है कि अदलिया के अंदर फैसला कराना बड़ा मुश्किल है। 8-10 साल तो समझिए एक पोर्शन जो है 1/10 1/11 कितनी 100 साल तो उम्र हो नहीं सकती ना किसी की। तो किसी की अगर 60 या 70 साल उम्र है तो उसकी शादी की उम्र कौन सी है? कि 60 साल में तो शादी उसको कोई लड़की नहीं देगा ना किसी को, या 60 साल की बात देगा। तो 20-25 साल तो उसको बेचारे को हो गए, 5-10 साल उसने कोर्टों में लगा दिए, शायद 15-20 भी। तो 20 साल लगाने के बाद उसकी उम्र हो गई 50 से ऊपर, तो या वो शादी से भी गया, मेंटल टॉर्चर भी उसको हुआ, क्वालिटी भी हुई, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, दोनों तरफ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं जो अभी जजमेंट में आपको साइट आउट करने वाला हूँ, कि ये जजमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा है जस्टिस राहुल भारती ने जम्मू कश्मीर। ये जजमेंट उन्होंने दी थी 2023 को, बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट उन्होंने लिखी थी 9/8/2023 को। ये वो जजमेंट है, काफ़ी लंबी चौड़ी जजमेंट उन्होंने लिखी है। इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे पुराने, सारे प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। जो BNSS का नया लॉ आया उसमें भी उन्होंने उसका नोटिस भी लिया, और डायरेक्शन ये दी कि साहब इंस्टेड की हर आदमी, हर शख्स जो विक्टिम है 498A का, उसको हाई कोर्ट में आना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल के ऑफेंस के लिए कोई रास्ता ही नहीं निकलता है, और ट्रायल कोर्ट के पास पावर नहीं होती है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो कंपाउंड करा सके, समझौता करा सके और केस को ख़त्म करवा सके। तो हर जो फैमिली है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हाई कोर्ट जाना ही पड़ता है। तो ये जजमेंट जो जस्टिस राहुल भारती जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लिखी है, मैं समझता हूँ बड़ा दिलेराना फैसला है, बड़ा इंसाफ पसंद फैसला है। और उन्होंने ये जुरिस्डिक्शन दी ट्रायल कोर्ट्स को, सबको, जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं, कि साहब ये आप संज्ञान लीजिए जो सेक्शन 321 है BNSS, इसके तहत आप कंसेंट दे सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो केस को वापस ले लें, क्योंकि दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया है। इतना पैसा मत बर्बाद करिए, आप हाई कोर्ट आने की जहमत मत उठाइए, आप हाई कोर्ट में भी इतना रश मत डालिए। तो ये एक प्रावधान उन्होंने रास्ता निकाला। तो ये मैं समझता हूँ ये जजमेंट बहुत अच्छी और सबके लिए लाभदायक, सबके लिए जो जो विक्टिम कोर्ट के अंदर हैं उनको अप्रोच करना चाहिए मैजिस्ट्रेट के पास। ये फैसले की कापी जो है तो ये हाई कोर्ट ने खुद ही सर्कुलेट की है। इसमें क्या कहा उन्होंने, सर्कुलेटिंग थ्रू रजिस्ट्रार जनरल। तो ये रजिस्ट्रार जनरल को ये हदायत हुई थी कि ये सारा फैसला जो है ये कापी सबको सप्लाई की जाए। इन व्यू ऑफ what has been stated above, this petition is allowed and the criminal case number so and so based upon the police report number so and so of the police station Janipur, Jammu, pending trial before the municipal magistrate Jammu is hereby quashed। तो ये तो उन्होंने तो क्वैश कर दिया क्योंकि उनके पास पिटीशन थी, लेकिन उन्होंने फर्दर जो डायरेक्शन दे दी सब ट्रायल कोर्ट्स को कि ये उनको फैसले की कापी दी जाए। ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर बी सेंट टू रजिस्ट्रार जनरल of this court to all section courts and chief judicial magistrates of the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Union Territory of Ladakh for their notice। तो ये उनके नोटिस में लाई गई ये जजमेंट। इस जजमेंट को सरकार ने नहीं माना, जम्मू कश्मीर की सरकार जो आज यूनियन टेरिटरी है इसने नहीं माना। यूनियन टेरिटरी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, स्पेशल लीव पिटीशन, ये वो उसका फैसला है, एक ही पन्ने में लपेट दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। जजमेंट क्या है? ये ऑर्डर लिखते हैं
Arising out of the impugned final order and judgment of dated 9/8/23 passed in number so and so by the High Court of Jammu and Kashmir. तो ये जस्टिस थे वहाँ पे, दो जस्टिस, क्योंकि वहाँ पे दो जजेस कम से कम बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस संदीप मेहता जी. We are not inclined to interfere with the impugned judgment and the order. The special leave petition is accordingly dismissed. Pending application shall stand before the court. तो ये फैसले में मैं समझता हूँ, मर्ज तो नहीं कह सकते हैं मर्जर, क्योंकि यही जजमेंट फाइनल उन्होंने कर दी है. मर्जर होता है जब हम सारा पूरा का पूरा फैसला जो है वो री अप्रिशिएट किया जाए. लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैंने इसीलिए लाई कि आज की डेट में हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, जब तक ये लाभ बदला ना जाए, ये पूरी कंट्री के लिए होता है, सारे मजिस्ट्रेटों के लिए होता है, जम्मू कश्मीर के मजिस्ट्रेट. लेकिन फिर भी ये तजर्बा किया गया, ये महसूस किया गया ये कि साहब ये इसके बावजूद भी चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स आर रिलक्टेंट. और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे फैसले जो हैं जुडिशल एकेडमी में समझाए जाने चाहिए, पढ़ाए जाने चाहिए, डिस्कस किए जाने चाहिए. और हर उस वकील को जिसकी कम से कम भी 50 साल या 45 साल से ऊपर प्रैक्टिस हो गई है, उसको कम से कम उनकी गुड सर्विसेज अवेल करनी चाहिए, बैठ के ये सारी डिस्कशन करनी चाहिए. क्योंकि हर जज के पास, हाई कोर्ट के जज हमारे 12-13 सारे हैं इस वक्त, या 15 की टोटल थी, तो एक रिटायर हो गया, एक अगले महीने रिटायर, मार्च 23 को रिटायर होने हैं जस्टिस जावेद वाली. रहेगा क्या हमारे पास पीछे? तो अगर उनको कहें जाके पढ़ाओ, तो क्लासें लगाओ, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हाई कोर्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर. तो अकेडमीज जो हैं वो सिर्फ एक के लिए नहीं होती, बड़े बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से लोकल. तो ये प्रॉब्लम जो आती हैं ये डिस्कशन से हल हो सकती है. जब केस का फैसला ही किसी जज मैजिस्ट्रेट ने नहीं करना है, तो इस कॉपी को क्या करना है उनकी फाइल में लगाकर. ये मैं बात ऑथेंटिसिटी से कह रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है फैसला. मैं इसलिए कह रहा हूँ लीगल अवेयरनेस की जरूरत है, लीगल फ्रेटर्निटी को भी, जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट को भी काशिश रहना चाहिए कि साहब ये फैसले तो दिए थे, नीचे भेजे थे, कोई फैसला हुआ भी इसके मुताबिक नहीं हुआ. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो पुल करना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्यों नहीं हुआ, कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है जजेस को. तो वो शिरक करते हैं, डरते हैं कि पता नहीं हम गैर कानूनी को काम हो जाएगा. जब जजमेंट आ गई है, प्रावधान लिखा है, पूरी डिस्कशन की है, तो फिर इसीलिए तो सर्कुलेशन की जाती है थ्रू रजिस्ट्रार जनरल. रजिस्ट्रार जनरल की ये रद्दी थोड़ी बेची जाती है कि भाई साहब जाके रद्दी दे दो आप चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को, मैं क्या कितना काम करता हूँ दिन को, इसके लिए थोड़ी होता है. इसलिए है कि साहब इस पर आप अमल दरामद कर दीजिए, एक बार ले डाउन कर दिया, आप राशमत डालिए हाई कोर्ट में, आप काम करिए, पुट इनटू एक्शन. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो वर्ड्स को क्या करेंगे आप, समझा के थक जाएंगे आप. इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाई कोर्ट को भी और जुडिशल अकेडमी वालों को भी, हर जुडिशल अकेडमी को, कि साहब आप उन लोगों की सर्विसेज लीजिए जो इसमें बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. और लेक्चर में ये बड़ी डिस्कशन बातें आती हैं कि साहब इसका कैसे करना है, हल कैसे निकालना है. ये दो बातें हो गई. तीसरी बात जिसका संज्ञान लेना चाहिए वो है जो इसमें डिफ़िकल्टी आती है आज आम हर दिन हर पल इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस में. इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या होता है, जनरली आज हम कैजुअली चेक दे देते हैं टालने के लिए. तो उस जिसको चेक दिया है 20 लाख का, 25 लाख का या 50 लाख का, चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है. अब इसका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये बड़ा टेक्निकल एक्ट है और प्रोसीजरल एक्ट है, दोनों चीज़ें इसी के अंदर है. प्रोसीजर ये कहता है कि साहब जब डिसऑनर हो जाए तो इमीडिएटली यू हैव टू गिव ए नोटिस आफ्टर डिसऑनर. और उसके अंदर जो है वो डेट आपको बताना है कि साहब ही इज अंडर डेट और उसने मेरा कर्जा देना था, इसलिए इसने मुझे जिस तरह से लोन था या जो भी था, तो आपको वो नोटिस देना है 15 दिन का. 15 दिन का जब आप नोटिस देंगे तो देयर आफ्टर यू कैन फाइल द केस, नॉट बिफोर इट. ये प्रावधान है. अब होता क्या है कि साहब अब डेट ऑफ सर्विस गिनी जाएगी, डेट ऑफ नोटिस की रजिस्ट्री से गिनी जाएगी. ये डेट गिनी कब से जाएगी? तो इस पर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए. जैसे टी.एस. ठाकुर साहब थे, उन्होंने अपने बेंच में 3 जजों के बेंच में फैसला दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी 2 जजों के बेंच में फैसला दिया. लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि साहब कॉज ऑफ एक्शन जो है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये बड़ी लाजम है, क्योंकि हम हर रोज़ इससे जूझते हैं, हमें हर रोज़ जूझना पड़ता है. क्योंकि जो लिटिगेंट है जिसका चेक डिसऑनर हो गया उसने तो कोर्ट में आना ही है. लेकिन हमको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए टू सेव टाइम, सबसे पहले जो आप नोटिस देंगे उसमें 15 दिन का टाइम दीजिए एंड उसकी जो सर्विस है ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए रजिस्टर स्पीड पोस्ट का, और उसके मुताबिक 15 दिन आगे गिन लीजिए. अगर आप 15 दिन से पहले मुकदमा दायर कर देते हैं तो कोर्ट कैनॉट एंटरटेन, कोर्ट कैनॉट टेक द कॉग्निजेंस. अगर लेती है तो वो इलीगल हो जाएगा, वो इरेगुलर नहीं होगा, वो इलीगल होगा एज पर द जजमेंट विच आई हैव
डिस्कस, जो मैंने अभी बताई हैं, जो सबमिट की हैं, ये सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं हम। लीगल अवेयरनेस इसीलिए क्योंकि हम हर रोज़ इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो जब ये जूझ रहे हैं हम, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए आपस में, ताकि क्लाइंट भी अनड्यू प्रेशर ना डाले वकील पर। वकील को भी मालूम होना चाहिए मुझे 15 दिन वेट करना है, उसके बाद रिप्लाई आता है, नहीं आता है, देन यू फाइल कीजिए। लेकिन इसके साथ बी पार्ट जो है, बी पार्ट ये है इसका कि 30 दिन के बाद आप फाइल नहीं कर सकते। 30 दिन के बाद जब नोटिस की सर्विस हो जाए तो आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये लीगल अवेयरनेस हर उस शख्स को होनी चाहिए जो बिजनेस से डील करता है, चेक लेता है, चेक देता है। तो उसके बाद जो प्रावधान है वो भी इससे सख्त है, वो इससे भी सख्त है। अगर आप पहली पेशी पर समझौता नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको डबल दी पेमेंट और प्लस सज़ा आपको लाजम है, प्लस इंटरेस्ट वो लाजम है। कोर्ट के पास ऑप्शन कोई नहीं रहती है, अपील करेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे उसके लिए भी आपको डिपॉजिट्स करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये वाइजर्स हैं यही कहती है कि साहब जिस वक्त भी नोटिस आए, ट्राई टू बी एमिकेबली सेटल्ड, इसको एमिकेबली सेटलमेंट कर लीजिए, ताकि ये अननेसेसरली दोनों पार्टीज़ को कोर्ट की लिटिगेशन में ना फंसना पड़े। शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखते हैं।